अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? दैट असाइंस अ वैल्यू, जो कि वैल्यू असाइन करता है टू अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है? जैसे सपोज ये एक वेरिएबल है, ये हमारे पास असाइनमेंट सिंबल है, उसके बाद ये एक्सप्रेशन है। अगर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए। द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, दैट इज़ दिस। ये जो हमारे पास इक्वल का साइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो आपके पास इक्वल का साइन है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? मैथ में ये आपने एज अ इक्वल साइन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर C++ में ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, बल्कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि वैल्यूज़ को, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। is used in assignment operator to assign a value or computational result to a variable। अब कंप्यूटेशनल रिजल्ट का क्या मतलब है? कंप्यूटेशनल रिजल्ट का मतलब है, सपोज एक वेरिएबल मैंने जो है वो यूज़ किया सम का, और उसको कहा कि a+b, ए को b में प्लस करो और इसके जो रिज़ल्ट होंगे वो सम करवा दो सम में। सपोज़ a को वैल्यू मैंने असाइन करवाई हुई है 4 और b को मैंने वैल्यू असाइन करवाई हुई है 2। अब यहाँ पर क्या करेगा? जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, 4 को 2 में प्लस कर देगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, और ये 6 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? सब में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू कैन बी अ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और फंक्शन। वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है, कोई कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? कोई वैल्यू 1, 2, 5 ये कांस्टेंट होते हैं ना, तो वैल्यू हमारे पास कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और कोई हमारे पास फंक्शन हो सकता है। अब सिंटैक्स क्या है असाइनमेंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का? सिंटैक्स है कि आप यहाँ पर इसकी लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे कोई वेरिएबल, सपोज ऐसे मैं एक वेरिएबल यूज़ किया x। ठीक है, उसके बाद आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, जैसे ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे सपोज मैंने x को वैल्यू असाइन की है 5, तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू असाइन की है 5x को। तो ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है कि किस तरह से मैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकती हूँ। तो वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज़ असाइंड। हमारे पास कोई वेरिएबल होगा, कोई नेम होगा वेरिएबल का, जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी होगी। इक्वल क्या है? ये जो आपको ऑपरेटर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या होता है? इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन। इट इज़ द एक्सप्रेशन हुज रिटर्न वैल्यू इज असाइंड टू वेरिएबल। इट कैन बी अ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। द एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड इज एवेलुएटेड फर्स्ट। जो एक्सप्रेशन राइट साइड भी होता है ना, इसको पहले एवेलुएट करते हैं, और उसके बाद जो इसके रिजल्ट आते हैं वो इस मुतलका वेरिएबल में उसके रिजल्ट स्टोर करवाए जाते हैं। ठीक है, द रिजल्ट इज देन असाइन टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। ऐसे मैंने भी आपको एक सम की एग्जांपल दी है, यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे भी एग्जांपल नज़र आ रही है। जैसे देखें, यहाँ पर हमने एग्जांपल इस्तेमाल की हुई है। एक वेरिएबल ए लिया हुआ है, उसको वैल्यू असाइन की हुई है। ठीक है, एक वेरिएबल ए है, उसको वैल्यू असाइन की हुई है 100। उसके बाद एक सी वेरिएबल है, उसको किया हुआ है, उसको वैल्यू असाइन की हुई है a+b। एक एक्स वेरिएबल लिया हुआ है, उसको वैल्यू असाइन, उसको एक्सप्रेशन असाइन किया हुआ है c-t+10। अब एल वैल्यू और आर वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है? एल वैल्यू जो लेफ्ट वैल्यू होती है उसको हम एल वैल्यू कहते हैं, जो राइट वैल्यू होती है उसको हम आर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, an L value is an operand that can be written on left side of the assignment operator। लेफ्ट L वैल्यू हमारे पास कोई ऑपरेंड होता है जो कि लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, इट इज़ इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, ये हमेशा सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। एंड आर वैल्यू इज़ एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड। और आर वैल्यू हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास ऑपरेंड होता है जो कि एक राइट साइड पे लिखा जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे हम इसको लिखते हैं। ठीक है,
ऑल एल वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यूज, जितनी भी एल वैल्यूज़ होती हैं उसको हम एज आर वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑल आर वैल्यूज़ कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्सप्रेस एल वैल्यूज़। लेकिन जो हमारे पास आर वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्स्टेंट कैन बी यूज्ड एज आर वैल्यू बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यू। द एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू 5 इज़ वैलिड बट द एक्सप्रेशन 5 इक्वल्स टू x इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से भी दिखाया जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 5 ये वैलिड है, लेकिन 5 इक्वल टू x ये वैलिड नहीं है, क्योंकि 5 तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, हम कॉन्स्टेंट को एक वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है प्रोग्राम की सूरत में, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 वेरिएबल्स। अब हमने क्या करना है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो परफॉर्म करने हैं 2 वेरिएबल्स के दरमियान में। तो जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं उसको इंक्लूड करना होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो इंक्लूड होती है उसके थ्रू हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। जैसे देखिए हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद हमने conio.h जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना है। ये iostream को क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शन हमने इस्तेमाल करने हैं उसकी डेफिनेशन iostream में पड़ी हुई है, और जो हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करना है, getch का फंक्शन इस्तेमाल करना है, उसकी डेफिनेशन conio.h में पड़ी हुई है। इस वजह से इन दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना अपने प्रोग्राम में ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए मेन का फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है, वॉइड मेन का फंक्शन आपको मालूम है, जब तक मेन का फंक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ जाता है, मेन के फंक्शन पे जाता है। उसके बाद करली ब्रेसिस को स्टार्ट किया। करली ब्रेसिस को क्यों स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि C++ का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स ही यही है, इस वजह से करली ब्रेसिस को स्टार्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल किया, CLR SCR, ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। इसका मतलब है पहले स्क्रीन को क्लियर कर दो। क्लियर करने का मतलब है कि वहाँ पर अगर सपोज अगर हमने जब तक स्क्रीन क्लियर नहीं की, अगर स्क्रीन पे पहले से कोई वैल्यू राइट की हुई है या पहले हमने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया है तो उसके रिज़ल्ट स्क्रीन पर मौजूद होंगे। अगर हम स्क्रीन क्लियर नहीं करेंगे तो वो भी रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। जब ये प्रोग्राम आप लिख के इसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेंगे तब इसके भी रिज़ल्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप रिज़ल्ट के दौरान कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम जो मेरे प्रोग्राम के एक्चुअल रिज़ल्ट हैं वो कौन से हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। इस वजह से स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए अब प्रोग्राम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि 2 वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करवाना है। इस वजह से हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया, इंट a और b। a को वैल्यू असाइन करवा दी है 10 और b को वैल्यू असाइन करवा दी है 5। देखिए वैल्यूज़ को असाइन करवाने के लिए हमने किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब सी आउट करवा दिया a + b, ये भी इसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पर a + b को हमने 2 वैल्यूज़ को प्लस करवा दिया। उसके बाद देखिए सी आउट a - b, जो इन्वर्टेड कॉमास में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जो a + b विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ है, ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं कंप्यूट होंगे, ठीक है। दोनों को आपस में एवेलुएट किया जाएगा, इसके जो रिजल्ट होंगे वो डिस्प्ले करवाए जाएंगे। अब देखें थर्ड लाइन, जो सी आउट की थर्ड लाइन है, सी आउट a स्टैरिक b इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर आउटपुट बॉक्स में नज़र आ रहा है ना, a + b इक्वल a - b इक्वल a स्टैरिक इक्वल, उसके बाद फिर 15 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये रिजल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, एज इट इज़ वो प्रिंट हो जाएगा। जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ है वो जो है वो कैलकुलेट होंगे, ठीक है। अब a स्टैरिक b प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस, ये हमारे पास अरिथमेटिक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। जब भी कोई प्रोग्राम आएगा या आपको वहाँ पर कहा गया होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो इस तरह के आपने प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 वैल्यूज़ को दरमियान अपनी ये ऑपरेशन जो है वो कैलकुलेट करवा देने हैं, ठीक है। अब देखें a स्टैरिक b, इसका भी रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले करवाया हुआ है। a/b है, ये डिवीजन के लिए है, और a मॉड्यूलस b। मैथ में तो ये वाला जो परसेंटेज वाला साइन है ये आप परसेंटेज में इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में ये साइन जो है एज अ मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रिमाइंडर वैल्यूज़ को जो है वो कंसिडर किया जाता है।
इसके बाद लास्ट पे एक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है गेट सी एच का। गेट सी एच का मतलब है गेट करेक्टर, ये करेक्टर्स को गेट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच इन दोनों की डेफिनेशन किस हेडर फाइल में मौजूद है? conio.h हेडर फाइल में इन दोनों की डेफिनेशन मौजूद है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपाउंड मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे एन एक्सप्रेशन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स इज नोन एज अ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज इन दिस स्टेटमेंट। जैसे देखिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है, a = b = 10। अब a वेरिएबल भी हमारे पास है, b वेरिएबल भी है, उन दोनों को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन की हुई है 10, ठीक है। ये भी एक मेथड है, ये वैलिड मेथड है। C++ में वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। असाइंस अ वैल्यू 10 टू बोथ a एंड b। एक 10 वैल्यू है जो कि a और b दोनों वेरिएबल्स को असाइन की जा रही है। सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। x = y = z = 100, m = n = 50। देखिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस मोर इजीली। अब देखें यहाँ पर एग्जांपल में आपको यहाँ पर सिंटैक्स बताया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद इक्वल और उसके बाद एक्सप्रेशन साइन। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें लिखा हुआ है n + 10। अब यहाँ पर n, इसको अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो किस तरह से आएगा? n = n + 10, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों आपने कंसेप्ट याद रखना है और इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में याद रखना है। ये चीज़ें प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये कह लें कि एक शॉर्ट फॉर्म है बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को वैल्यूएट करने का। सिंपल हमने क्या करना है? n + 10। इसका मतलब क्या है? n = n + 10। n में प्लस करो 10 को और इसका जो रिज़ल्ट आएंगे वो वापस n में स्टोर करवा दो। जैसे कि वेरिएबल की खसूसियत आपको मालूम है, वेरिएबल जिसमें चेंजिंग आ सकती हैं, ठीक है। Both statements are equivalent and perform the same operation. Both statements add 10 in the current value of n. All other mathematical operators can also be combined with assignment operator. फॉर एग्जाम्पल a + 10 इज़ इक्विलेंट टू, जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है a + 10 किसके बराबर है? a = a + 10 के। a - 10 किसके बराबर है? a = a - 10 के। a स्टैटिक = 10 किसके बराबर है? a = a स्टैटिक 10 के। a डिवीजन = 10 किसके बराबर है? a = a / 10 के। a मॉड्यूलस = 10 किसके बराबर है? a = a मॉड्यूलस / 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर। एक इंटीजर वेरिएबल हमने लेना है, उसके ऊपर सारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने अप्लाई करना है। जैसे कि आपको मालूम है हमने क्या करना है, पहले आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करवा दिया, कोनियो को इंक्लूड करवा दिया और अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करवा दिया और डेलीमीटर स्टार्ट कर दिया। अभी उन्होंने कहा कि एक इंटीजर वेरिएबल लेना है, तो हमने क्या किया? इंट a एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। आपको मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फ़र्क बताया हुआ है। डिक्लेयर करवाने का मतलब है कि एक वेरिएबल और इसकी डाटा टाइप हमने बता दी है, ये मेमोरी में वेरिएबल जाकर डिक्लेयर हो गया है। अब इसको वैल्यू असाइन नहीं की, जब तक इसको वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तब तक ये इनिशियलाइज नहीं होगा, ये स्टार्ट नहीं होगा। तो वैल्यू जब असाइन कर देते हैं तो हमने क्या किया? इसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन स्टार्ट किया है कि स्क्रीन को क्लियर कर दो। उसके बाद ए को वेरिएबल असाइन किया 10, ठीक है। यहाँ पर सी आउट के थ्रू बताया कि वैल्यू ए में वैल्यू कौन सी मौजूद है। अब देखें यहाँ पर आउटपुट में आपको नज़र आ रहा है कि ए में इस वक्त 10 मौजूद है। देखिए यहाँ पर आउटपुट में द वैल्यू ऑफ ए = 10। उसके बाद देखें a + 5। a + 5 का मतलब क्या है? a = a + 5। ए में इस टाइम क्या मौजूद है? 10। 10 + 5 क्या हो गया? 15। इसके अंदर आ गई वैल्यू 15, ठीक है। अब 15 किस में स्टोर हो जाएगा? ए में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें a - 5 के इसमें जो 5 है उसमें वैल्यू माइनस कर दो, उसमें 5 माइनस हो जाएगा। a स्टैटिक = 10, उसके बाद 2 को जो भी a में वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। a डिवाइडेड = 10,
ए में जो वैल्यू मौजूद है उसको डिवाइड कर दो 2 पे, ए मॉड्यूलस बाय 2, और ए में जो वैल्यू मौजूद है उसको उसका मॉड्यूलस ले लो 2 पर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसको अपन जब मैंने आपको टर्बो सी को इंस्टॉल करने का मेथड बताया हुआ है, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना है और इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे बताना है, वो अगर कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में तो आपने वो डिस्कस करना है मुझसे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और इसका कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो इसको पहले आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपने मुझसे पूछ लेना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।